इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। यदि कोई गैस बॉयल के नियम का पालन करे तो उसके लिए पी और पी के बीच ग्राफ क्या होता है? तो सी ऑप्शन, यानी पी अक्ष के समांतर सरल रेखा। ठीक है, तो यदि कोई गैस बॉयल के नियम का पालन करता है तो उसके लिए पी बी और पी के बीच ग्राफ जो है पी अक्ष के समांतर सरल रेखा होगी। जैसे देखिए पी भी और ये पी के बीच तो कुछ इस तरह से हो, फिर पी और भी के बीच भी भी के पैरेलल होगा। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, ये यदि भी है, ये 1/p है तो इसका ग्राफ इस तरह से होगा। ठीक है, और p और 1/v के बीच इसका ग्राफ इस तरह से होगा। p और p के बीच ग्राफ इस तरह से, और p और v के बीच ग्राफ इस तरह से। बॉयल का नियम स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके ताप के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी v समानुपाती 1/p, या फिर ये कहें कि Pv बराबर k, ठीक है, या P1 V1 बराबर P2 V2। तथा आपको n एक समान तारें दी गई है, प्रत्येक तार का प्रतिरोध R है। जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध X आता है। जब इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो तुल्य प्रतिरोध आएगा। तो देखिए n² X आएगा। देखिए समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध को यदि X मान ले, तारों की संख्या को n मान ले, प्रत्येक प्रतिरोध को R मान ले, तो समांतर क्रम में क्या होगा? 1/R1 प्लस 1/R2 के डॉट डॉट n टाइम्स, यानी Rp बराबर होगा R/n। ठीक है, तो X बराबर हो गया R/n। अब श्रेणी क्रम में Rs बराबर R1 R2 डॉट डॉट n तक, तो Rs बराबर क्या होगा? NR। Rs बराबर NR। अब हमको निकालना है Rs के Rs बटा में Rp। तो Rs आया था NR और Rp R/n, यानी Rs बटा में X बराबर में n²। ठीक है, यानी Rs बराबर होगा n²X। जब कथा एक प्रकाश किरण निर्वात से अपवर्तनांक n के माध्यम में जाती है, अपवर्तन कोण आपतन कोण का आधा है, तो आपतन कोण है क्या है? 2 cos इनवर्स n/2। ठीक है, तो एक प्रकाश किरण निर्वात से अपवर्तनांक x के माध्यम में जाती है, अपवर्तन कोण आपतन कोण का आधा है। ठीक है, यानी देखिए साइन लॉ से sin R बराबर n sin R/2। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 sin R/2 cos R/2 बराबर R बराबर sin R/2 n sin R/2, यानी cos R/2 बराबर होगा n/2, यानी R/2 बराबर cos इनवर्स n/2, यानी R बराबर 2 cos इनवर्स n/2। कथा एक तुल्यकालिक घड़ीले उपग्रह टीवी सिग्नल को परावर्तित करता है तथा संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक टीवी कार्यक्रमों का संचार करता है, क्योंकि इसका जो है परिक्रमण काल पृथ्वी के अपनी अक्ष के परितः घूर्णन काल के बराबर होता है। ठीक है, तो तुल्यकालिक जो है रिले उपग्रह टीवी सिग्नल को परावर्तित करता है तथा संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक टीवी कार्यक्रमों का संचार करता है, क्योंकि इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के अपनी अक्ष के परितः
घूर्णन काल से बराबर होता है। ठीक है, घूर्णन काल से बराबर होता है। तो सी ऑप्शन, यानी परिक्रमण काल पृथ्वी के अपनी अक्ष के परितः घूर्णन काल से बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद यदि देखें तो संचार प्रणाली में जो है प्रेषक द्वारा प्रेषित विद्युत चुंबकीय तरंगे अपनी आवृत्ति रेंज के अनुसार जो है अभिग्राही तक पहुंचाने के लिए 3 अलग अलग तरीकों से यात्रा करता है। एक तो भू तरंग या पृष्ठीय तरंग संचरण, ठीक है, और दूसरा है व्योम तरंग संचरण या आयन मंडल तरंग संचरण, और तीसरा है आकाश तरंग संचरण यानी 30 मेगाहर्ट्ज से 400 मेगाहर्ट्ज। भूतुल्यकालिक कक्षाओं की विशेषता है कि कक्षा गोलाकार नहीं होता है और कक्षा विषुवतीय तल में नहीं है, अर्थात भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर या झुकी हुई कक्षा में। उपग्रह का कोणीय वेग पृथ्वी के कोणीय वेग का बराबर है और परिक्रमण की अवधि पृथ्वी के घूर्णन की अवधि के बराबर है। कई भू समकालिक कक्षाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, यहाँ पर राइट आंसर होगा कि परिक्रमण, ऑप्शन नंबर सी, परिक्रमण काल पृथ्वी के अपनी अक्ष के परितः घूर्णन काल के बराबर है। अतः कौन सा कथन अशुद्ध है? तो ए ऑप्शन, यानी किसी बर्तन में भरे द्रव का दाब सभी बिंदुओं पर समान रहता है। द्रव का दाब समान लंबवत गहराई पर सभी बिंदुओं पर समान होता है। किसी क्षैतिज तल में द्रव का दाब सभी बिंदुओं पर समान रहता है। किसी तल पर द्रव का दाब क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, यानी द्रव का दाब जो होता है रो जी। ठीक है, यहाँ पे रो जो है दाब है, पी जो है दाब है, रो जो है द्रव का घनत्व है, जी गुरुत्वीय त्वरण है और एच ऊपरी तल से गहराई है। द्रव के ऊपरी मुक्त तल पर द्रव का दाब शून्य है। एक समान विद्युत क्षेत्र, एक चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में कार्य कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन को इसी दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है, तब सी ऑप्शन, यानी इलेक्ट्रॉन का वेग घट जाएगा। एक समान विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन को इसी दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है, तब इलेक्ट्रॉन का वेग घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा, घट जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और इलेक्ट्रॉन के वेग की दिशा समान होता है, ये जो थीटा बराबर क्या हो, जी। धन आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल का अनुभव करता है और ऋण आवेश विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक बल का अनुभव करता है। इलेक्ट्रॉन पर कुल बल की गति की दिशा के विपरीत दिशा में है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के वेग के विपरीत में कमी आएगी। अतः एक प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। इसका विरल माध्यम में वेग इसके सघन माध्यम में वेग से दोगुना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण होना चाहिए, तो 17 का होगा, यानी 30 डिग्री से परा। तो क्या होना चाहिए, 30 डिग्री से परा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रेडॉक्स अभिक्रिया 2Hg2 प्लस SN2 प्लस ये A+B में उत्पाद A और B क्या है, 118 का होगा डी। तो रेडॉक्स अभिक्रिया 2Hg2 प्लस SN2 प्लस में A और B के उत्पाद में ये A हो जाएगा Hg2 प्लस और B SN हो। रेडॉक्स या ऑक्सीकरण जो है अपचयन प्रतिक्रियाओं में ऑक्सीकरण और रिडक्शन प्रतिक्रिया हमेशा एक साथ होती हैं। ठीक है, तो जैसे A प्लस B ये हो जाएगा A प्लस चार्ज और B पे माइनस चार्ज। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन होगा। और यहाँ से यहाँ देखिए,
तो ये है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्स अभिक्रिया की प्रकार जिसे अपघटन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और अनुपातहीन अभिक्रिया होती है। पता कि अर्जेंटाइट से सिल्वर धातु का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है? सी ऑप्शन, संकर लवण बनाकर। अर्जेंटाइट से सिल्वर धातु का निष्कर्षण संकर लवण बनाकर विधि द्वारा किया जाता है। चांदी के निष्कर्षण की प्रक्रिया को साइनाइड प्रक्रिया कहा जाता है, क्योंकि इसमें सोडियम साइनाइड घोल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चांदी के निष्कर्षण की विधि है कि सांद्रण में इसके सल्फाइड एस को बोर मिल में महीन पीसकर या झाग प्लवन विधि से सांद्रण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 120 की यदि बात करें तो पता सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? सी ऑप्शन, यानी सीमेंट के जमने की दर को धीमी करने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए सीमेंट के जमने की दर को धीमी करने वाला पदार्थ है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, टेट्रा। उसके बाद है आपको टार्ट्रिक एसिड, उसके बाद है स्टार्च, सेलुलोज, ठीक है। जिप्सम सीमेंट के जमने की दर बढ़ाने वाला है कैल्शियम क्लोराइड, सिलिकेट, ठीक है। और नेक्स्ट सही नाभिकीय अभिक्रिया है 121 का होगा कि 11Na23 प्लस 1H1 होगा 10Ne20 प्लस 2He। ठीक है। नाभिकीय अभिक्रिया की विशेषता की नाभिकीय अभिक्रिया नाभि के अंदर होता है नावरण। परमाणु प्रतिक्रियाओं के दौरान परमाणुओं के नाभिक पूरी तरह से बदल जाते हैं और नए तत्वों का निर्माण होता है। परमाणु प्रतिक्रियाओं के दौरान पुराने बंधों का टूटना तथा नए बंधों का निर्माण जैसे कोई गतिविधि शामिल नहीं होती है। जब किसी परमाणु का नाभिक परमाणु प्रतिक्रियाओं के माध्यम में हल्के नाभिक में विभाजित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को परमाणु विखंडन कहा जाता है। नाभिकीय संलयन प्रतिक्रिया में दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। एक कार्बन यौगिक में CH(N) और Cl यौगिक को सोडियम धातु के साथ संगलित करने पर कौन से पदार्थ बनते हैं? सुबह इसका C NaCN और NaCl। एक कार्बनिक यौगिक में CHNCl यौगिक को सोडियम धातु के साथ संगलित करने पर ये NaCN, ठीक है, NaCN, NaCN और NaCl पदार्थ बनते हैं, ठीक है। जैसे C+N+Na ये संकलन NaCN होगा, C+Cl+Na ये होगा NaCl। तो लेशन परीक्षण एक कार्बनिक यौगिक में हैलोजन, नाइट्रोजन और सल्फर का पता लगाने के लिए सामान्य परीक्षण है। लेशन परीक्षण में जो है प्रस्यायी नीला रंग जो है नाइट्रोजन की उपस्थिति को इंगित करता है, लाल रंग सल्फर की उपस्थिति को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CH3 CH2OH ये A-P अभिक्रियाओं के इस उत्पाद में B क्या है? तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा आपको B जो है CH3 CH2O CH3 क्या है? तो B जो है CH3 CH2O CH3 है, ठीक है। हाँ, तो CH3 CH2OH ये Na यानी सोडियम की उपस्थिति में ये होगा CH3 CH2ONa+H2 CH3 CH2O CH3, ठीक है। उसके बाद देखिए CH3 CH2ONa ये जो है CH3 की उपस्थिति में ये CH3 CH2ONa प्लस में NaI बनेगा। पता है कि कौन सा क्रम ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या घटने के अनुसार है? 124 का यदि देखें तो यहाँ पे देखिए F2O में देखें तो ये हो जाएगा 2 इंटू क्लोरीन का -1 प्लस X = 0, ठीक है।
तो x का मान यहाँ क्या आएगा, x का मान आ जाएगा तो प्लस का 2। ठीक है, उसके बाद O3 में जो है ऑक्सीजन का होता है +2। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना होगा, +2 हो जाएगा। और H2O2 में 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 +2 x बराबर 0। यहाँ से x का मान कितना होगा, -1। अब देखिए NaOCl, ठीक है, तो -1 हो जाएगा आपको H2O2। और NaOCl में देखें तो सोडियम का +1, ऑक्सीजन का ये x और क्लोरीन का होगा माइनस। क्लोरीन का देखिए 1 यदि लें तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। देखिए कोशिका चक्र किस क्रम में होता है, तो बी ऑप्शन, यानी G1 S G2 और M। तो वो कोशिका चक्र G1 S G2 तथा M प्रावस्था क्रम में होता है। कोशिका विभाजन में होने वाली घटनाओं के क्रम को कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका चक्र को 2 बुनियादी प्रावस्थाओं में बांटा गया है, एक तो G1 प्रावस्था, ठीक है, और S प्रावस्था, G2 प्रावस्था और M प्रावस्था। अगर साबुन व सौंदर्य प्रसाधन बनाने में प्रयुक्त होने वाले सुगंधित लाइकेन, ये ऑप्शन, यानी एवर्निया तथा रामालिन। तो साबुन और सौंदर्य प्रसाधन बनाने में प्रयुक्त होने वाले सुगंधित लाइकेन एवर्निया तथा रामालिना है। ठीक है, लाइकेन का आर्थिक महत्व यदि देखें तो भोजन के रूप में पारमेलिया की कुछ जातियाँ मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में प्रयोग की जाती हैं। औषधि के रूप में तो अस्निया तथा क्लेडोनिया की जातियों से प्राप्त जो है यूसनिक अम्ल प्रतिजीवी पदार्थों के रूप में उपयोग किया जाता है। सुगंध के रूप में रेमेलिना एवं वर्निया का प्रयोग तेल, क्रीम आदि को सुगंधित करने के लिए किया जाता है। राय की कौन सही सुमेलित है, तो ये ऑप्शन, यानी पान आरोही जड़ें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पान जो है आरोही जड़ें ये सुमेलित है। तर्क रूपी ये हो जाएगा मूली। ठीक है, शंकु रूपी गाजर, कुंभी रूपी सलजम और चुकंदर, और न्यूमेटोफो ये होगा राइजोफोरा और शुंग। ठीक है, पुलकित जड़े ये होगा डहलिया, ग्रंथिल जड़े ये होगा आम हल्दी, और मनी कायम जड़े ये होगा अंगूर करेला। विधि की स्तंभ मूल ये होगा बरगद, इंडियन रबर, और स्तंभ मूल में होगा मक्का, गन्ना, आरोही मूल में होगा पान, पोथेस, च्यूसन मूल में होगा अमरबेल, चंदन, श्वसनी मूल में होगा ज्यूसिया, अधिपातप मूल में होगा आर्किड, स्वांकीकरण मूल में होगा सिंघारा, टीनोस्पोरा। कहते हैं कि यदि समुद्र तट पर रहने वाला कोई व्यक्ति लगभग 8000 फुट ऊंचे पहाड़ पर रहने लगे, 15 दिन बाद उसके रुधिर में बी ऑप्शन, यानी लाल रुधिराणु अधिक हो जाएंगे तथा हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो यदि समुद्र तट पर रहने वाला कोई व्यक्ति लगभग 8000 फुट ऊंचे पहाड़ पर रहने लगे, 15 दिन बाद उसके रुधिर में लाल रुधिराणु अधिक हो जाएंगे तथा हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। लाल रुधिराणु अधिक हो जाएंगे, हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। ऊंचाई बढ़ने से दाब घटता है तथा आयतन बढ़ता है। रुधिर के आयतन के बढ़ने से रुधिराणु की संख्या बढ़ती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन परिवहन में सहायता करता है। ऑर्निथिन चक्र में आर्जिनेज एंजाइम का प्रयोग किस चरण में किया जाता है, ये ऑप्शन, यानी आर्जिनिन और फिनिथिन। तो ऑर्निथिन चक्र में आर्जिनेज एंजाइम का जो प्रयोग है ये आर्जिनिन और ऑर्निथिन चक्र में होता है। यदि नेत्रों के सामने प्रकाश का स्रोत अचानक तीव्र हो जाता है तो सी पुतली सिकुड़ जाएगी। यदि नेत्रों के सामने का स्रोत अचानक तीव्र हो जाता है तो पुतली सिकुड़ जाएगी।
यदि नेत्रों के सामने प्रकाश मंद होता है तो परितारिका फैलकर पुतली को बड़ा बना देती है, जिससे आँख में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। नेत्र का परितारिका भाग विशिष्ट रंग प्रदान करता है। कॉर्निया के माध्यम से प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। रेटिना प्रकाश को विद्युत आवेशों में परिवर्तित करता है, जो दृढ़ तंत्रिका माध्यम से मस्तिष्क को भेजे जाते हैं। कहता है कि परावैंगनिक किरणों को जीवों के लिए बहुत हानिकारक माना जाता है। कौन से प्रभाव परावैंगनिक किरणों से होते हैं? 121 का होगा डी ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे डीएनए में परिवर्तन, ठीक है, और चर्म डीएनए में परिवर्तन, चर्म कैंसर एवं सफ़ेद अंधापन। यूवीबी से छोटे तरंगदैर्घ्य वाली परावैंगनिक विकिरण ओजोन सतह के सामान्य रहने पर धरती से वातावरण में पूरी तरह अवशोषित कर ली जाती है, जबकि यूवीबी डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे म्यूटेशन और चर्म कैंसर हो जाता है। मनुष्य को आँख में मौजूद कॉर्निया यूवीबी को अवशोषित कर लेती है और यूवीबी की उच्च मात्रा से कॉर्निया में सूजन हो सकती है, जो सफ़ेद अंधापन या मोतियाबिंद की बीमारी का कारण बन सकता है। यूवीबी से कॉर्निया हमेशा के लिए खराब भी हो सकता है। पता निम्नलिखित में से कौन सी हरी खाद के स्रोत हैं? 132 का होगा डी। यहाँ पे जैविक खाद तो दिए गए सभी स्रोत हरी खाद यानी जैविक खाद को प्रदर्शित करता है। इससे राइजोबियम फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला एक प्रकार का सहजीवी जीवाणु नील हरित शैवाल के स्वतंत्र जीवी प्रकाश संश्लेषित जीव हैं। इनका प्रयोग धान के खेतों में होता है। एंजोला एक जलीय फर्न है जिसके अंदर नील हरित शैवाल एनाबिना वृद्धि करता है, और एजोटोबैक्टर स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन जीवाणु है। ठीक है, कृषि में हरी खाद उस सहायक फसल को कहते हैं जिसकी खेती मुख्यतः भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ाए तथा उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से की जाती है। हरी खाद के लिए मुख्य फसलें सनई, घेंचा, लीबिया, उड़द, मूंग, ज्वार आदि। कौन सा पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता? ये सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड को वैश्विक तापन के लिए प्रमुख कारकों में शामिल नहीं करता। सार्वत्रिक तापन वैश्विक तापन उत्पन्न करने वाली उत्तरदायी गैसों में जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साक्लोराइड प्रमुख हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2 एवं सल्फर डाइऑक्साइड अप्रत्यक्ष रूप से ग्रीन हाउस गैस के रूप में कार्य करते हैं। वस्तुतः नाइट्रोजन के ऑक्साइड के मंडलीय ओजोन के निर्माण में सहायक होते हैं, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, तथा सल्फर डाइऑक्साइड एरोसोल के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस के रूप में इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि यह जो है अवरक्त विकिरणों को नहीं रोकती है। इसके लिए कार्बन मोनोऑक्साइड व गैर मीथेन वाष्पशील कार्बनिक यौगिक भी एक अप्रत्यक्ष ग्रीन हाउस गैस है। ट्रिपल एंटीजन एक वैक्सीन है, इसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है कि ऑप्शन टिटेनस, खांसी और डिप्थीरिया। ट्रिपल एंटीजन एक वैक्सीन है जो टिटेनस, खांसी, डिप्थीरिया की रोकथाम के लिए दिया जाता है। BCG बेसिलस कॉलमेट जो है गुरु, ये टीबी से बचाने के लिए बच्चों को दिया जाता है। टीबी के प्रकार के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कंडरा जो कि पेशी को हड्डी, कंडरा पेशी को हड्डी से जोड़ता है। कंडरा तनाव झेलने में सक्षम होता है। कंडरा को कोशिकीय घटक विशेष फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं।
स्नायु लिगामेंट्स एक रेशेदार संयोजी ऊतक है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। कंडरा स्नायु की तरह कोलेजन से बना होता है और पेराटेनल संपुट और कंडरा के बीच की जगह को भरता है। कहता है कि हीरे को पारदर्शी तेल में डुबाने पर उसकी चमक पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये ऑप्शन कम कर देता है। तो हीरे तेल इंटरफेस का क्रांतिक कोण हीरे वायु इंटरफेस के क्रांतिक कोण से अधिक होता है। पारदर्शी तेल में डुबाने पर हीरे की चमक कम हो जाती है। हीरे का अपवर्तन 2.42 होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण प्रकाश की किरणें एक बार हीरे में प्रवेश करने के बाद उसी के अंदर ही घूमती रहती हैं और बाहर नहीं निकल पाती। इसलिए हीरा बहुत अधिक चमकता है। हीरे का क्रांतिक कोण 24 डिग्री होता है। कहता है कि जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं तो वस्तु की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये बढ़ती है। जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं तो शरीर की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है। और किसी वस्तु पर बल और विस्थापन एक ही दिशा में होने पर कार्य महत्तम होता है। ठीक है। और कार्य ऊर्जा पर में से किसी वस्तु के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन वस्तु द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। यानी W बराबर होगा 1/2 mv² - u²। वस्तु द्वारा आरोपित बल की दिशा में विस्थापन होने पर कार्य के महत्तम होने पर गतिज ऊर्जा महत्तम। पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे कृत्रिम उपग्रह के अंदर एक स्प्रिंग बैलेंस लटका हुआ है। 1 kg द्रव्यमान का एक पिंड इसे लटका दिया जाए तो उसका पाठ्यक्रम क्या होगा। ये ऑप्शन 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भारहीनता जब भार का मान 0 हो जाता है तो ठीक है, तो निम्न स्थितियों में यह 0 होता है जब वस्तु गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरे, जब कोई उपग्रह पृथ्वी के परितः अपनी कक्षा में परिक्रमण करे। ठीक है। जब वस्तु बाह्य अंतरिक्ष में कहता है आपके पास ग्लिसरीन, मिट्टी का तेल, सरसों का तेल और पानी जैसे तरल पदार्थ उपलब्ध है। यदि प्रकाश की किरण इनमें से किसी माध्यम में एक कोण पर प्रवेश करती हैं, सबसे अधिक विक्षेपण किसमें होगा। 149 का ग्लिसरीन। तो सबसे अधिक जो है ये होगा ग्लिसरीन में। ठीक है। मिट्टी के तेल के लिए अपवर्तनांक 1.44, पानी के लिए 1.33, सरसों के तेल के लिए 1.46 और ग्लिसरीन के लिए 1.74 होता है। परिणाम स्वरूप ग्लिसरीन का अपवर्तनांक उच्चतम होता है। ठीक है। क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से सबसे सघन और प्रकाश इसमें सबसे धीमी गति से प्रवाहित होती हैं, जिससे आंतरिक अपवर्तन की उच्चतम डिग्री होती है। ठीक है। और माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। तो माध्यम में इसका अपवर्तनांक अधिक होगा, वह प्रकाशीय विरल माध्यम होता है। अपवर्तनांक का मान आपतन कोण के मान से स्वतंत्र है। एक गोला 4 असमान भागों में फट जाता है। ठीक है। क्या संरक्षित रहता है। संवेग। तो एक गोला 4 असमान भागों में फट जाता है, इसमें संवेग संरक्षित रहता है। दो वस्तुओं के प्रत्यास्थ संघट्य में दोनों वस्तुओं या कणों की समतुल्य गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। प्रत्यास्थ संघट्य में गतिज ऊर्जा तथा संवेग दोनों संरक्षित रहता है। अप्रत्यास्थ संघट्य में केवल जो है संरक्षित रहता है, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। और यदि किसी निकाय पर बाह्य बल या आघूर्ण कार्य न करे तो कोणीय संवेग परिणाम की दिशा में नियत रहता है। कहता कौन सा नीला लिटमस को लाल कर देगा। 47 का HCl एक अम्ल है जो नीले लिटमस को लाल कर देगा। ठीक है। और लिटमस अम्लीय माध्यम में अम्लीय माध्यम में नीला को लाल, क्षारीय माध्यम में लाल को नीला। मेथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल, क्षारीय माध्यम में नीला। इनोपेक्लिन अम्लीय माध्यम में रंगीन, क्षारीय माध्यम में गुलाबी। हल्दी अम्लीय माध्यम में पीला, क्षारीय माध्यम में लाल भूरा। चुकंदर अम्लीय माध्यम में लाल बैगनी और क्षारीय माध्यम में पीला।
लाल पत्ता गोभी, अम्लीय माध्यम में लाल बैंगनी और क्षारीय माध्यम में हरा। देखिएगा तो एसिड की क्षमता किसके क्रम में बढ़ती है, ये यानी HF, ये होगा HCl, HBr और HF, HF, HCl, HBr, HF। अम्ल की क्षमता हाइड्रोजन बॉन्ड की क्षमता पर निर्भर करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड की क्षमता जितनी कम होगी अम्ल उतनी ही प्रबल होगी। HI में हाइड्रोजन बंध निर्बल होता है अतः अम्ल प्रबल। मानव मस्तिष्क के किस भाग में श्वास को नियंत्रित करने का केंद्र स्थित होता है, ये मेडुला ऑब्लांगेटा। मानव मस्तिष्क में मेडुला ऑब्लांगेटा में श्वास को नियंत्रित करने का केंद्र स्थित होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा का मुख्य कार्य है कि यह मस्तिष्क का एक भाग है। यह रीढ़ की हड्डी के सिरे पर एक खुली हुई संरचना के रूप में मौजूद होता है। यह हृदय की धड़कन, श्वसन और वाहिका संकुचन को नियंत्रित करता है। यह उल्टी, छींक, खांसी, हिचकी और निगलने के प्रमुख गतिविधियों को नियंत्रित करता है। सेरिबैलम शरीर के संतुलन को बनाए रखता है और मांसपेशियों को गतिविधियों का नियंत्रण करता है। सेरेब्रोस्पाइनल जो है फ्लूइड ट्यूशन की तरह काम करता है और मस्तिष्क को झटके से पकड़ता है। तथा पार्श्विक फुसफुस का आवरण निम्नलिखित में कौन सा भाग डायफ्राम की ऊपरी सतह को कवर करता है, यह डायफ्रामिक फुसफुस। ठीक है, डायफ्रामिक फुसफुस डायफ्राम के फेफड़ों की वक्षीय सतह को ढकने वाली पार्श्विक पेरिटोनियम की एक परत है और पेरिटोनियम में दो परतें होती हैं, सतही पार्श्विक परत और एक आंत परत। पेरिटोरियल गुहा में ओमेंटम, लिगामेंट्स और मेसेंट्री होते हैं। तरह की इंट्रापेरिटोनियम अंगों में पेट, लिहा, यकृत, ग्रहणी के पहले और चौथे भाग, जेजुनम, इलियम, अनुप्रस्थ और सिग्मोइड जो है बृहदांत शामिल। पता कौन सा एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, CF। तो सेकेरिन एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। एंटीऑक्सीडेंट स्वयं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके भोजन को खराब होने से रोकता है और भोजन ऑक्सीकरण से बचाते हैं। सब्जियों और फलों में कृत्रिम रूप से एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। सबसे आम एंटीऑक्सीडेंट विटामिन C, विटामिन E, बीटा कैरोटीन, कैरोटीनॉइड और खनिज जैसे मैग्नीज और सेलेनियम है। एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स को कम करने का काम करता है। BHA को बीटा हाइड्रोक्सी एसिड कहा जाता है। सेंट्रियोल किस प्रकार के प्रोटीन से बना होता है, D ऑप्शन। तो सेंट्रियोल ट्यूबुलिन प्रोटीन एवं अल्फा बीटा डायनेटिक जो है प्रोटीन से बना होता है। सेंट्रोसोम एक कोशिका अंग है जिसमें बेलनाकार आकार की दो संरचनाएं होती हैं जिन्हें सेंट्रियोल्स कहा जाता है। सेंट्रियोल्स के कार्य हैं कि DNA रहित होने के बावजूद सेंट्रियोल्स एक सेंट्रियोल्स बनाने में सक्षम है। ये सूक्ष्म नलिकाएं निश्चित केंद्र बनाकर कोशिका विभाजन में सहायता करता है। दो सेंट्रियोल्स में से डिस्टल सेंट्रियोल्स पूंछ या अक्षीय फिलामेंट बनाता है। अतः कौन सा हार्मोन पार्श नर्वोसा द्वारा स्रावित होता है, यह ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन पार्श नर्वोसा द्वारा स्रावित होता है। पार्श नर्वोसा पिट्यूटरी ग्रंथि के पीछे के लोब का एक हिस्सा है जिसे न्यूरोडाइपोफिसिस के रूप में जाना जाता है और पार्श लोब मस्तिष्क के डायएन्थेलॉन में विकसित होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि जिसे हाइपोफिसिस कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि एक नलिका रहित ग्रंथि है जो हार्मोन को सीधे रखने पर स्रावित करती है। पिट्यूटरी ग्रंथि खोपड़ी के आधार के मध्य में स्थित जो है सेला टर्सिका नामक एक हड्डी संरचना के भीतर स्थित है। दिल की धड़कन इससे शुरू होती है, D ऑप्शन। ऐसे नोड, दिल की धड़कन ऐसे नोड से प्रारंभ होती हैं। साइनस नोड जिसे सिनोट्रियल नोड या SA नोड भी कहा जाता है के द्वारा एक विद्युत उत्तेजना
उत्पन्न होता है। यह हृदय के दाहिने ऊपरी कक्ष एरिट्रिया में स्थित विशेष ऊतक का एक छोटा सा घटक है। समान परिस्थितियों में साइनस नोड नियमित रूप से प्रति मिनट 60 से 100 बार विद्युत उत्तेजना उत्पन्न करता है। रक्त सबसे पहले हृदय से दाहिने अलिंद में प्रवेश करता है। मांसपेशियों का संकुचन रक्त को जो है ट्राइसिड वॉल्व के माध्यम से दाएं वेंट्रिकल्स में भेजे जाते हैं। जब दायां वेंट्रिकल सिकुड़ता है तो रक्त फुसफुसीय सेमिलुनर वॉल्व के माध्यम से फुसफुसीय धमनी में चला जाता है, फिर यह फेफड़ों तक चला जाता है। अतः हृदय की धड़कन में अवयवों के संचरण का सही मार्ग डी ऑप्शन यानी SA नोड, AB नोड, HIS पुरकिंजी फाइबर बंधन। तो हृदय की धड़कन में आवेशों से संचरण का सही मार्ग है SA नोड, AB नोड, HIS पुरकिंजी फाइबर बंधन। ठीक है। दिल की धड़कन प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण है कि SA नोड अलिंद की मांसपेशियों को अनुबंधित करके अनुक्रम शुरू करता है, इसलिए डॉक्टर कभी कभी इसे एनाटोमिकल पेसमेकर भी कहते हैं। इसके बाद सिग्नल HIS के बंडल के माध्यम से बंडल शाखाओं के नीचे और पुरकिंजे फाइबर के माध्यम से AB नोड तक जाता है, जिससे नीले सिकुड़ जाता है। विश्व संकेत एरिट्रिया से होकर गुजरता है, जिससे वे नीले में रक्त पंप करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मनुष्यों में रक्त को एक दिशा में प्रवाहित करती है? EF। तो वॉल्व संरचना मनुष्यों में रक्त को एक दिशा में प्रवाहित करती रहती है। हृदय के कक्षों में विभिन्न वॉल्व होते हैं। ट्राइस्पीड वॉल्व रक्त को दाएं अलिंद में दाएं वेंट्रिकल्स तक प्रवाहित करने के लिए खुलता है। यह वॉल्व दाएं अलिंद और दाएं वेंट्रिकल के जंक्शन पर मौजूद होता है। फुसफुसीय वॉल्व रक्त को दाएं वेंट्रिकल्स में फेफड़ों तक पहुंचाने के लिए खुलता है। यह वॉल्व दाएं वेंट्रिकल्स और फेफड़े धमनी में मौजूद होता है। और वाइड स्पीड वॉल्व मैट्रिकल वॉल्व के नाम से भी जाना जाता है। यह वॉल्व बाएं अलिंद में मौजूद होता है। यह वॉल्व रक्त को बाएं अलिंद से बाएं वेंट्रिकल्स में प्रवाहित करता है। महाधमनी बाएं वेंट्रिकल और महाधमनी के जंक्शन पर मौजूद होता है। यह वॉल्व शरीर के अंगों को आपूर्ति के लिए बाएं वेंट्रिकल से रक्त महाधमनी में प्रवेश करने की अनुमति देता है। चलिए दोस्तों, इस पर होता है।